बात उस समय की है जब ईशानपुर नामक गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें अनीता अपने 2 बेटों राजकुमार और सुरेश के साथ रहती थी। अनीता कुछ दिन से बीमार थी और सुरेश एक पैर से अपाहिज था। उसे इस बात की चिंता थी कि सुरेश इतना सीधा और अपंग भी है तो उसका जीवन यापन कैसे होगा। राजकुमार, इधर आओ मेरे बच्चे। क्या हुआ माँ? राजकुमार, मेरा अंतिम समय आ गया है। सुरेश की चिंता होती है क्योंकि वो एक तो अपाहिज है और ऊपर से बहुत सीधा भी है। उसका जीवन यापन कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। मेरे जाने के बाद राजकुमार, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सुरेश का ध्यान रखो। जमीन का एक टुकड़ा मेरे पास है, तुम दोनों भाई उसको बराबर बांट लेना। माँ, आप ऐसा क्यों रो रही हो? मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर अनीता अंतिम सांस लेती है और वो भगवान को प्यारी हो जाती है। राजकुमार और सुरेश बहुत ज्यादा विलाप करते हैं। राजकुमार व्यवहार से बहुत चालाक था और सुरेश बहुत सीधा। एक तो माँ चली गई और सुरेश को मेरे ऊपर छोड़ गई। अब मैं कहाँ तक उसका ध्यान रख पाऊंगा? एक तो खेत भी इतना बड़ा नहीं है जिसमें से मैं सुरेश को भी हिस्सा दूं, पर उसको देना ही क्यों है? उसकी तो शादी भी नहीं होनी। मुझको आगे गृहस्थी भी संभालनी है। क्यों ना मैं इसको खेत में हिस्सा ही ना दूं और किसी बहाने से इसे घर से निकाल दूं तो पूरा खेत मेरा ही हो जाएगा। राजकुमार सुरेश को बहुत प्रताड़ित करने लगता है। वो उसको कई बार खाना भी नहीं देता। उसने चालाकी से सुरेश के अंगूठे का निशान कागज पर ले लिया, जिसमें लिखा था कि पूरा खेत राजकुमार के नाम पर है और खेत का एक कोना जो बंजर पड़ा हुआ है वो सुरेश के नाम पर है। देख सुरेश, मैं तुझे धोखे में नहीं रखना चाहता। तेरी तो शादी होगी नहीं तो तुझे खेत की जरूरत क्या है? और मुझे शादी करनी है और गृहस्थी चलानी है, इसीलिए मुझे तो खेत की ज्यादा जरूरत होगी। पीपल के पेड़ के नीचे जो जमीन का टुकड़ा है वो तेरा है। पर भैया, आप जमीन का बंटवारा कर क्यों रहे हो? हम दोनों को तो साथ में रहना है ना? माँ की अंतिम इच्छा यही थी। मैं तुझे अलग कहाँ कर रहा हूँ, तेरा ध्यान तो रख रहा हूँ। जब मैं काम पर जाता हूँ तो तू खेत में चला जाया कर। राजकुमार इसी तरह से सुरेश को परेशान किया करता था। वो दरवाजा लगाकर चला जाता और सुरेश बाहर ही खड़ा रह जाता। उसे भूख लगती तो उसको खाना नहीं देता। एक दिन की बात है, सुरेश बाहर खड़ा होकर राजकुमार का इंतजार कर रहा था, पर बहुत देर हो गई। राजकुमार आया नहीं तो वो अपने खेत पर चला गया, जो कि बंजर खेत था। न जाने भैया कहाँ चले गए। जोरों की भूख लगी है। इस खेत में भी कुछ नहीं है, ये भी बंजर पड़ा है। अगर मैं चाहूँ भी तो इस खेत में कुछ भी नहीं उगा सकता। ये सालों से बंजर ही है। अच्छा है सुरेश यहाँ से चला गया, कम से कम मुसीबत तो छोटी। सुरेश उदास होकर अपने बंजर भूमि पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ से एक सब्जी वाला निकला, जिसके ठेले पर भिंडियाँ थी। उसके ठेले पर से 5 भिंडियाँ जमीन पर गिर पड़ी। सुरेश ने उसे काफी आवाज लगाई, पर उसने एक न सुनी और वो आगे बढ़ गया। सुरेश चलने में लाचार था, इस वजह से वो उसके पीछे ही नहीं भाग पाया। उस बेचारे की ये 5 भिंडियाँ गिर गई। उसको मैंने कितनी आवाज लगाई। बहुत जोरों की भूख लगी है, क्यों ना मैं इन्हीं भिंडियों को खा लूं। वो 2 भिंडियाँ कच्ची ही खा जाता है, तभी उसको ध्यान आता है कि आज के लिए 2 भिंडियाँ ही काफी है। कल भी अगर भूख लगी तो कल का भी सोचना पड़ेगा। क्यों ना मैं इन भिंडियों को इस बंजर खेत में दबा दूं। यहाँ पर तो कोई आएगा ही नहीं। कल फिर दोबारा यहाँ आकर इन भिंडियों को खाकर पेट भर लूंगा। सुरेश उन भिंडियों को जमीन में दबा देता है और घर की ओर चला जाता है। अगली सुबह जब सुरेश अपने बंजर खेत पर आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरा खेत भिंडियों से भरा हुआ होता है। अरे ये क्या? यहाँ इस बंजर भूमि पर इतनी भिंडियाँ कहाँ से आ गई? मैंने तो भिंडी की खेती की भी नहीं थी। वो एक भिंडी तोड़कर खा लेता है, जिसकी वजह से उसका अपांग पैर ठीक हो जाता है। तभी उसको उन दबी हुई भिंडियों के बारे में याद आता है। कहीं ये इन भिंडियों का चमत्कार तो नहीं है जो मैंने जमीन में छिपाई थी? सुरेश जब उस गड्ढे को खोद कर देखता है
तो उसमें वही भिंडियाँ सुरक्षित होती है। वो समझ जाता है कि ये सारी भिंडियाँ इन्हीं भिंडियों से प्रकट हुई है। वो उन भिंडियों को जितना तोड़ता है वो उतनी ही बढ़ जाती है। वो भिंडी कभी खत्म नहीं होती। ये तो सच में जादुई भिंडी है। इसको कितना भी तोड़ो ये खत्म ही नहीं होती। और इनसे तो मेरा पैर भी ठीक हो गया। क्यों ना मैं इन भिंडियों से समाज सेवा करूं? सुरेश उन भिंडियों को तोड़कर बाजार में बेचना शुरू कर देता है। उसकी भिंडियाँ तुरंत ही बिक जाती है, जिसकी वजह से वो एक सक्षम मनुष्य बनना शुरू कर देता है। ये बात जब राजकुमार को पता चलती है तो वो उसके खेत में पहुंच जाता है। अच्छा, तो इसकी कामयाबी के पीछे इन भिंडियों का हाथ है। क्यों ना मैं इस खेत को ही जला दूं। ये जादुई भिंडियां नहीं रहेगी और ना ही सुरेश मुझसे ज्यादा सक्षम हो पाएगा। राजकुमार जैसे ही खेत में पैर रखता है तो भिंडी का पौधा अपनी लताओं से उसको पकड़ लेता है। राजकुमार जितना छुड़ाने की कोशिश करता है वो उन लताओं में और फंसा चला जाता है। अरे बचाओ, बचाओ मुझे! इसने तो मेरा गला ही घोंट दिया। मैं तो भिंडियों के खेत में आग लगाने आया था और इन्होंने तो मुझ पर ही हमला बोल दिया। राजकुमार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वहाँ सुरेश आ जाता है। वो राजकुमार की ऐसी हालत देखकर भिंडियों से क्षमा याचना करता है और उसे छोड़ने को कहता है। जादुई भिंडी, तुम इन्हें छोड़ दो। ये मेरे बड़े भाई हैं। उसके मन में लालच आ गया था, जिसकी वजह से ये तुम्हें नष्ट करना चाहता था। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। इसको माफ कर दो और जाने दो। राजकुमार जब उन पौधों से छूटता है तो वो पैर सिर पर रखकर भागता है और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। वो दूसरी ओर सुरेश सबकी मदद करते हुए अपना जीवन यापन करता है। सुषमा एक धोबीन है। वो अपने घर के आसपास के लोगों के कपड़े साफ कर इस्त्री करती है। उससे जो भी कमाई होती है उससे वो अपना पेट पालती है। शादी के कुछ वर्षों बाद ही सुषमा के पति रमेश का देहांत हो गया था। सुषमा के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। सुषमा की बूढ़ी सास हमेशा बीमार रहती थी, जिसकी दवाई का खर्चा भी सुषमा उठाया करती थी। अरे बहू, आज मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है। वापस आते वक्त मेरी दवाइयाँ लेती आना। ठीक है मम्मी जी, आप आराम कीजिए। आज जरा जल्दी वापस आकर मेरे पैरों की मालिश कर देना। 2 दिनों से मेरे घुटने में बहुत दर्द है। ठीक है, आज मैं जल्दी आ जाऊंगी। सुषमा घर घर जाकर लोगों से कपड़े लेती है और उसकी मोटरी बनाकर सिर पर लाद कर पास के तालाब में ले जाकर सभी कपड़ों को धोती है। और दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब वो थकी हारी वापस घर आती है तो उसको काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। मैं इन कपड़ों को इस्त्री कर देती हूँ, आप थक गई होंगी, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। तभी सुषमा की सास की आवाज आती है। अरे बहू, आ गई। जरा तेल गरम करके मेरे पैरों की मालिश कर दे। मेरी किस्मत में आराम कहाँ। सुषमा अपने सास की पैरों की मालिश करती है। ऐसे ही सुषमा जिंदगी काट रही थी। सुषमा हमेशा दूसरों के लिए काम किया करती थी। खुद के लिए उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता था। सुषमा की साड़ी बहुत पुरानी होने की वजह से कई जगह से फट गई थी। सुषमा नई साड़ी लेने के लिए कई महीनों से पैसे जमा कर रही थी। इतने पैसे में मेरी नई साड़ी आ जाएगी। तभी वहाँ पड़ोस में रहने वाली सुशीला आ जाती है। अरे सुषमा, बाहर निकल। ये तूने क्या कर दिया है मेरे साड़ी के साथ? क्या हो गया सुशीला बहन? ये देख, तूने इस्त्री करके मेरी पूरी साड़ी जला दी है। तेरी वजह से मेरी नई साड़ी खराब हो गई है। लगता है गलती से रशीम बेटी से ये साड़ी जल गई होगी। मुझे माफ कर दो मम्मी। जब मैं ये साड़ी इस्त्री कर रही थी तो मेरी आंख लग गई थी। गलती से ये साड़ी जल गई। मुझे इस साड़ी के पैसे चाहिए। ये लो सुशीला बहन, इस पैसों से आप नई साड़ी ले लो। सुषमा ने अपनी साड़ी के लिए जो पैसे बचा कर रखे थे वो पैसे वो सुशीला को दे देती है। सुशीला वहाँ से साड़ी का पैसा लेकर चली जाती है। मेरी वजह से आपको अपनी साड़ी के पैसे सुशीला चाची को देने पड़े। मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, कोई बात नहीं।
तुम अपना मन छोटा मत करो, मैं कुछ दिनों बाद अपने लिए साड़ी ले लूंगी। इस साल गांव में बहुत भीषण गर्मी पड़ी है, जिस वजह से तालाब का पानी पूरी तरह से सूख जाता है। लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिलता। सुषमा का काम पूरी तरह से बंद पड़ जाता है। इस बार गर्मी की वजह से गांव के सारे तालाब सूख गए हैं। लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा। हमारे बचे पैसे भी सारे खत्म हो गए हैं। घर में एक वक्त का भी अनाज नहीं है। सुषमा रसोई में जाकर देखती है, खाने के लिए बस एक रोटी का आटा बचा होता है। इतने से आटे में तो एक इंसान का भी पेट नहीं भरेगा। पूरी रसोई देख ली, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। सुषमा सारे बर्तनों को उलट कर देखती है, सभी बर्तन पूरी तरह खाली होते हैं। तभी एक बर्तन से एक इलायची आटे में गिरती है। देखते ही देखते आटा दुगना हो जाता है। ये क्या? इलायची के आटे में गिरते ही आटा दुगना हो गया। मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये तो कोई जादुई इलायची लगती है। रशीम उस इलायची को ले जाकर थोड़े से बचे पानी में डाल देती है। देखते ही देखते पानी दुगना हो जाता है। दोनों जादुई इलायची का जादू देखकर हैरान होते हैं। इस इलायची की मदद से हम कोई भी चीज दुगनी कर सकते हैं। सुषमा थोड़े से बचे आटे में बार बार इलायची डालकर उसे ढेर सारा आटा बना लेती है और मनोज की राशन की दुकान में उस आटे को ले जाकर उससे दूसरे खाने के सामान ले लेती है। भैया जरा बताना, इस आटे की क्या कीमत दोगे तुम? इतना सारा आटा? कोई लॉटरी लगी है क्या तुम्हारी? वही समझ लो। धीरे धीरे सुषमा जादुई इलायची की मदद से ढेर सारा राशन जमा कर लेती है। उसके खाने की परेशानी दूर हो जाती है। हमें इस जादुई इलायची को गांव के तालाब में ले जाकर डाल देना चाहिए। इससे गांव के लोगों की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें ये काम सबकी नजरों से बचकर करना पड़ेगा। उस रात सुषमा और रशीम छुपते छुपते गांव के तालाब के पास जाते हैं और तालाब में बचे थोड़े से पानी में उस जादुई इलायची को डाल देते हैं। देखते ही देखते तालाब का पानी दुगना हो जाता है। बार बार पानी में इलायची डालने की वजह से तालाब पहले की तरह भर जाता है। अगली सुबह गांव के लोग तालाब को पूरी तरह भरा देख हैरान हो जाते हैं। ये कैसा जादू है? कल तक तालाब बिल्कुल सूखा हुआ था और आज देखो लबालब भरा हुआ है। मुझे लगता है इसमें सुषमा का हाथ है। कल वो हमारी दुकान पर ढेर सारा आटा लेकर आई थी और उसके बदले महीने भर का राशन लेकर गई है। ये कैसे हो सकता है? उसके पास तो एक दिन का भी राशन नहीं था। मनोज और सुशीला चुपके से सुषमा के घर जाकर देखने लगते हैं। सुषमा अनाज के ढेर में इलायची डालती है और अनाज दुगना हो जाता है। ये सब इस जादुई इलायची का कमाल है। क्यों ना हम इस इलायची को चुरा लें, फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। मनोज और सुशीला लालच में आकर चुपके से उस जादुई इलायची को चुरा लेते हैं और मनोज अपने राशन की दुकान में रखे अनाज में उस जादुई इलायची को डाल देता है। लेकिन देखते ही देखते जादू इलायची के साथ दुकान का सारा अनाज गायब हो जाता है। हे भगवान, मैं तो लुट गया। मेरी दुकान का सारा राशन गायब हो गया। ये सब इस इलायची के वजह से हुआ है। हे भगवान। मनोज का रोना सुन सुशीला और रशीम वहाँ पहुँच जाती है। क्या हुआ मनोज भैया, आप इतना क्यों रो रहे हो? मैं लालच में आकर तुम्हारी जादुई इलायची को चोरी कर लिया था, लेकिन मेरी दुकान का सारा राशन गायब हो गया। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। चमत्कार तब तक ही होता है जब तक हम उसे अपने लालच से ना जोड़े। मैंने सबके भले के लिए उस जादुई इलायची का उपयोग किया। तुमने लालच में आकर जादुई इलायची का उपयोग किया, इसलिए उस जादुई इलायची ने उल्टा जादू कर दिया। मनोज को उसका फल मिल चुका था। सुषमा फिर से धोबिन का काम करने लगी थी। गुड्डू अपने दादी के पास ही रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर कमाने के लिए दूर देश चले गए थे। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, पर शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था। उसकी कक्षा में उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, मनु। उसके कमजोर होने की वजह से सभी लड़के उसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन
गुड्डू उठ जा, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना है क्या? दादी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों स्कूल नहीं जाएगा? तेरे मास्टर जी मिले थे, वो बता रहे थे कि गुड्डू अपनी कक्षा का सबसे अच्छा और होशियार बच्चा है। पर दादी, मुझे सारे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, वो सब बहुत ताकतवर हैं। ठीक है, आज तू स्कूल जा, मैं आज मंदिर जाऊंगी, वहाँ पंडित जी से तेरे लिए कोई उपाय पूछूंगी। सच दादी? हाँ रे, मैंने तुझसे कभी झूठ बोला है क्या? गुड्डू फटाफट तैयार होकर स्कूल चला गया। उस दिन भी रघु नाम के एक लड़के ने किसी बात पर उसका हाथ मरोड़ दिया था। गुड्डू रोते रोते घर आ गया। क्या हो गया तुझे? दादी, आज रघु मेरी किताब फाड़ रहा था, जब मैंने उसको मना किया उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। आज मैं तेरे लिए ऐसी चीज बनाऊंगी कि उसे खाकर तेरा शरीर ताकतवर हो जाएगा। ये पैसे लेकर जा, मुझे कुछ सामान ला दे। गुड्डू बहुत खुश हुआ, झट से उठकर दादी का बताया सामान ले आया। दादी ने उसके लिए मालपुए बनाए और कल ये मालपुआ स्कूल लेकर जाना। दादी, अभी तो एक खिला दो। नहीं गुड्डू, पंडित जी ने कहा था कि ये मालपुए तभी खाने हैं जब तुम्हें कोई ताकतवर बच्चा परेशान कर रहा हो, इसलिए आज रोटी सब्जी खा लो। ठीक है दादी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। गुड्डू रात भर करवटें बदलता रहा। जैसे ही सुबह हुई वो उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। दादी, मेरा टिफिन दे दो। दादी ने मालपुए निकाले और उस पर कुछ मंत्र फूंका। फिर टिफिन का डिब्बा उसे पकड़ाते हुए बोली, गुड्डू ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हें किसी ताकतवर बच्चे से खतरा लगे, मालपुए का एक कौर खा लेना, उससे ज्यादा मत खाना। ठीक है दादी, मैं चलता हूँ। गुड्डू जैसे ही स्कूल पहुंचा, सामने ही रघु दिख गया। कहाँ जा रहा है गुड्डू? सुना है कल बड़ा ही रो रहा था। गुड्डू ने झट से मालपुए का एक कौर मुंह में रखा और उसके पूरे शरीर में ताकत आ गई। आज मेरी किताब फाड़ कर दिखाओ। रघु ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, गुड्डू ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया और वो गिर पड़ा। सभी बच्चे हा 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 हंस पड़े। अच्छा, बड़ा पहलवान बन गया है तू तो। आज तो तेरे दांत ना तोड़ूं, मेरा नाम भी रघु नहीं है। गुड्डू उसके पहले ही एक कौर खा चुका था। उसने एक मुक्का रघु के मुंह पर मारा, उसके होठों से खून निकलने लगा। अरे बाप रे, मास्टर जी के पास जाना होगा। आज गुड्डू को क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं खुद ही इससे बाद में निपटूंगा। गुड्डू को उस दिन बड़ा ही मजा आया। सब लड़के उससे डर गए थे। जब छुट्टी हुई तो रघु फिर उसके पीछे पीछे आने लगा। गुड्डू ने डिब्बा खोला और एक कौर मालपुआ मुंह में भर लिया। अब तो वो मोटा और लंबा भी हो गया था। आज मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? स्कूल में बड़ा शेर बन रहा था। गुड्डू ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तुझे तो बड़ी ताकत हो गई है, छोड़ मेरी गर्दन। फिर मुझसे पंगा लेगा कभी? नहीं नहीं, अब से कभी नहीं झगड़ूंगा तुझसे, माफ कर दे मुझे। गुड्डू ने उसे छोड़ दिया और खेलते कूदते घर आ गया। दादी, आपके मालपुए तो बड़े जादुई थे। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। कल मेरे टिफिन में फिर से वही मालपुए दे देना। ठीक है। दूसरे दिन जब वो स्कूल जाने लगा तब दादी ने उसे फिर से मालपुआ दिया। ध्यान रखना, ये मालपुआ बिना जरूरत के मत खाना। गुड्डू को तो अपनी ताकत का खुमार चढ़ गया था। स्कूल पहुंचते ही उसने मालपुए का एक गस्सा खा लिया और बिना मतलब के सारे लड़कों को परेशान करने लगा। किसी को टंगड़ी मारकर गिरा देता तो किसी का कॉलर पकड़कर उसे पटक देता। उस दिन किसी लड़के ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। छुट्टी के समय जब वो घर आ रहा था तभी उसने देखा कि 4-5 लड़के उसके तरफ एक साथ बढ़े। इस बार पूरा मालपुआ ही खा लेता हूँ। ये सोचकर उसने पूरा मालपुआ ही मुंह में डाल दिया, परंतु मालपुआ मुंह में रखते ही उसका शरीर बिल्कुल भारी हो गया। उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। भागो, इसको पता नहीं क्या हो गया। परंतु उसका एक दोस्त मन्नू तुरंत घर की तरफ दौड़ा।
दादी जल्दी चलो, देखो गुड्डू को क्या हो गया। दादी अपनी लाठी टेकती हुई आई। क्या हुआ रे गुड्डू, तू पूरा मालपुआ एक साथ तो नहीं खा लिया? हाँ दादी, पर मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, अब मैं क्या करूं? मैंने तुझे कितना समझाया था कि एक साथ मत खाना, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? दादी मुझे किसी तरह बचा लो। दादी गुड्डू को दूसरे लोगों की सहायता से उठाकर घर ले गई। अभी आती हूँ, तब तक तू यहीं लेटा रह। दादी अंदर से एक नींबू का टुकड़ा लेकर आई और पूरा का पूरा उसके मुंह में निचोड़ दिया। उससे बड़ी जोर की उबकाई आई। गुड्डू उल्टी करने लगा और उसका पेट खराब हो गया। थोड़ी देर बाद, दादी मैं कब ठीक होऊंगा? मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। तुझे मैंने पहले ही कहा था कि पूरा मालपुआ मत खाना, पर तूने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए कहा जाता है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो पैसे का लालच हो, चाहे वो ताकत का लालच हो। तुझे अपनी ताकत का लालच हो गया था, तूने मेरी बात भी नहीं सुनी। दादी बस एक बार मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। दादी ने उसे गले लगा लिया। कुछ दिनों में वो ठीक हो गया। अब स्कूल में उसे कोई परेशान नहीं करता था।